हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत। साथियों, हम क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ रहे थे। अभी तक हमारे 3 सेशन हुए हैं। उन सेशंस में हमने कुछ कंप्लीट करा है। आज के सेशंस में बढ़ता हूं मैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों, उससे पहले के सेशंस में जो है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ लिया था, हमने स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना पढ़ ली थी। आज के सेशंस में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट चीज़, और वो चीज़ यह है साथियों कि आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखा क्या है, इनके जो है गुण नीति। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाओं की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा, माइकल फेराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जो है विद्युत बल रेखाओं की जो है परिकल्पना की थी। शुरू में इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है साथियों, उसके बाद जो है हम सवाल करेंगे। ठीक है, डेरिवेशंस पार्ट भी करेंगे। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक की ओर निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेशित क्या कर सकता हो, गमन कर सकता हो। ठीक है, साथ साथ साथियों विद्युत बल रेखाएं सीधी सीधी ऐसी भी हो सकती है, वक्र ऐसी भी हो सकती है। किसी भी बिंदु पर अगर हम इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेशित पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। अगर जैसे कि कोई विद्युत बल रेखा है, इसके इसी पर मैं अगर कोई स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो ये क्या बताती है, उस धनावेशित पर लगने वाले बल की क्या बताएगी, दिशा बताएगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। तो देखिए साथियों, अब मैं बाद में इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा क्या होता है। अगर मैं धनावेशित से विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, हमेशा बाहर की ओर कहाँ जाती है, अनंत की ओर जाती है। कहाँ जाती है, बाहर अनंत की ओर जाती है। कहाँ से, हमेशा ध्यान रखना, ये कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी, अनंत की ओर जाती है धनावेशित से। ऋणावेशित जो रहता है साथियों, यहाँ पर क्या करती है, अंदर की ओर आती है। अगर मैं कोई एकांक धनावेशित इस विद्युत बल रेखा में रखता हूँ तो वो कहाँ चला जाएगा, ये विद्युत बल रेखाओं से अनंत में ले जाएगी, और ये अनंत से कहाँ लेकर आती है, ऋण आवेशित पर लेकर आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें की बात करेंगे इनके माध्यम से। अब चित्र 1 में फर्स्ट वाला जो चित्र था साथियों, उसमें बताया गया है कि विद्युत बल रेखाएं कहाँ से प्रारंभ हो रही है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा प्रदर्शित की जा रही है जो धनावेशित गोले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत बल रेखाओं को क्या कर रही है, प्रदर्शित करती है। यदि धनावेशित गोले के पास एक स्वतंत्र एकांक धनावेशित रख दिया जाए तो वह प्रतिकर्षण बल के कारण गोले से दूर होकर एक सरल रेखा में कहाँ चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा। ऐसा का ऐसा ऋणावेशित में होगा साथियों कि अगर वहाँ पर एकांक धनावेशित कहाँ आएगा, अनंत से जो है ऋण आवेशित तक आएगा। ठीक है, अनंत से कहाँ आएगा, ऋण आवेशित तक आएगा, क्योंकि ऋण आवेशित पर विद्युत बल रेखा अंदर की ओर आती है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि धनावेशित पर क्या होती है, वो दूर की ओर जाने का जो है प्रयास करती है। ठीक है ना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण हैं। ये वेरी आईएमपी है, छपता है, ध्यान रखिएगा। इसे आप 100 स्टार दे दीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो ध्यान रखना क्या क्या गुण हैं इनके। तो एक तो ये काल्पनिक है और धनावेशित से प्रारंभ होती है। दूसरी बात, फिर बात यह है और ऋणावेशित पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये धनावेशित से चलती है। मैंने दिखा था अभी आप डायग्राम, प्लस से दूर जाती हुई, और जहाँ पर माइनस है वहाँ क्या करती है, अंदर की ओर आती है। तो हम क्या कहेंगे, प्लस से जाती है, ऋण पर आती है, समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा वो जो है बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, क्योंकि अगर वो काटती है और वहाँ स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशा में स्पर्श रेखा, मान लेता हूँ ये इधर जा रही, ये इधर जा रही। ठीक है,
स्पर्श रेखा ऐसी आ गई, स्पर्श रेखा इधर आ गई। तो ये तो कभी भी संभव ही नहीं है ना कि एक ही चीज को दो तरफ से खींच रहे हो तो वो जाएगी किधर, उसकी जाने की गति, उसकी जाने की टेंडेंसी जीरो हो जाएगी, अर्थात ये असंभव चीज है। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं या समाप्त होती है। ठीक है, अब विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरेगी, क्योंकि अगर वो चालक से होकर गुजरती है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि विद्युत तीव्रता का डेरिवेशन ही क्या कहता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। जब ये आर स्क्वायर ही हमारा जीरो हो गया तो कहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चालक के अंदर भी होगी। हम कहेंगे चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा जीरो होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की भांति होती है, जो लंबाई में अपने आप को क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास जो है करती है। इसी कारण विजातीय आवेशों में क्या होता है साथियों, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, और क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इसीलिए सजातीय आवेश जो होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। साथ ही साथ जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है कि अगर नॉर्मल सी बात है साथियों कि अगर वहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या है, सघन है, तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर कैसी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। ठीक है, अगर वहां पर विरल है अर्थात अगर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर स्थित है तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए वो जो है दूर दूर है। ठीक है, ये यहाँ से साथियों आपके विद्युत द्विध्रुव के बारे में पूरी जानकारी खत्म होती। अब हम कुछ 2 4 6 डेरिवेशंस, ये सॉरी 2 4 6 हमारी जो है कुछ परिभाषाएं वो पढ़ लीजिए। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा बार बार इस तरह की आकृति बुक में देखी होगी, कैसी, एक बिंदु ले रखा होगा, उस पर प्लस क्यू आवेश रखा होगा, एक बिंदु है उस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, वो दोनों अल्प दूरी मान लेता हूं मैं 2L पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो साथियों ये जो शो हो रहा है ये पूरा डायग्राम ये कहलाता है हमारा विद्युत द्विध्रुव। ध्यान रखिएगा, एक प्लस है एक माइनस है, अर्थात क्या कहेंगे, दो बराबर लेकिन जाति कैसी होनी चाहिए उनकी, विजातीय आवेश, एक दूसरे से कहाँ हो, अल्प दूरी, और ये अल्प दूरी 2L ही क्या कहलाती है हमारी, यह कहलाती है प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई। ये आगे पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अगर ये इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है तो हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र, क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, ओके। तो क्या है साथियों, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब साथियों आघूर्ण जब हम पढ़ते हैं 11th में चैप्टर नंबर 7 8 में, तो आघूर्ण किसे कहते हैं, एक बल और उनके बीच की दूरी। तो एक बल प्लस क्यू यहाँ रखा था, माइनस क्यू यहाँ रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी 2L, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, Q इंटू 2L। और कैसी राशि हम जानते हैं कि ये कौन सी राशि होती है, P बराबर सदिश राशि। आप जानते हो आघूर्ण क्या होती है हमारी, सदिश राशि होती है, सदिश। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के किसी एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे कि P बराबर 2QL। ठीक है, अब ये 2QL कहां से आया आप समझ गए होंगे, कहां से आया 2QL आप समझ गए होंगे। ओके,
अगर इसके मात्रक की बात करें तो Q का क्या मात्रक है? कूलाम। L का क्या मात्रक है? मीटर। अगर विद्युत द्विध्रुव का अगर ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे आप? कूलाम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव अक्ष किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, विद्युत द्विध्रुव अक्ष भी ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था। इन दोनों को ये जो मिलाने वाली जो रेखा थी, हम इसी रेखा को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है हम उसे कहते हैं द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रभावी लंबाई, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को हम क्या कहेंगे? प्रभावी लंबाई। जब अभी मैं आघूर्ण पढ़ा रहा था उसके पहले ही मैंने ये डायग्राम बनाया था, तब कहा था दोनों के बीच की दूरी, इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे 2L से जो है व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? इसे 2L से जो है व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रभावी लंबाई पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे? 2L इसकी प्रभावी लंबाई है। ओके, कंप्लीट। अब साथियों डेरिवेशंस पार्ट है। एक डेरिवेशन 100% से कि इसमें से आना है। तो क्या होता है साथियों, मान लेता हूं द्विध्रुव, ये हो गया मेरा एक द्विध्रुव, यहां मैंने प्लस क्यू रखा, यहां मैंने माइनस क्यू रखा। मान लो इसके कारण या तो इधर या इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, या एक में ऊपर निकाल सकता हूं, एक में नीचे निकाल सकता हूं। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन गई मेरी? ए बी और सी डी। ठीक है, पर ध्यान रखना कि ए और बी एक जैसे, क्योंकि ऊपर हो या नीचे हो में एक जैसी वैल्यू आएगी, साइड में हो तो एक जैसी वैल्यू आएगी। तो किसी भी अक्ष के सापेक्ष अगर निकालना हो तो हम कहेंगे अक्षीय स्थिति, अक्ष के विपक्ष निकालना है तो हम क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति। ये दो मानक स्थिति मेरी बनती है, या तो ए या बी दोनों में से एक का निकाल लेता हूं, सी या डी दोनों में से एक का निकाल लेता हूं, मेरा ये निकल जाएगा तीव्रता। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति को पढ़ते हैं, उसका जो है डेरिवेशंस निकालते हैं। ध्यान रखना, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो, कहाँ हो? द्विध्रुव के अक्ष पर अगर स्थित हो तो हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव अक्ष के अक्ष पर स्थित हो, इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में माना जाएगा। क्या कि माना जाएगा? अक्षीय स्थिति माना जाएगा। तो हम इसका जो है डेरिवेशंस जो है निकालते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में सबसे पहली हेडिंग साथियों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। मान लेता हूं मैं यहां पर मेरा एक आवेश रखा है, सॉरी, ठीक है, ओके। मान लेता हूं ये मेरा माइनस क्यू आवेश, यहाँ मैंने मान लिया प्लस क्यू आवेश। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया बी। मान लेता हूँ ये इनका सेंटर है जिसका मैंने नाम दे दिया ओ। सेंटर से अगर मैं बात करता हूँ, अक्ष पर ही बात करता हूँ मैं, बिंदु पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर या तो मैं प्लस रखूँगा या माइनस रखूँगा। तो एक तो मुझे क्या आएगा? एक तो मुझे प्रतिकर्षण का मान देगा तो E1, और एक क्या देगा? आकर्षण अर्थात E2। दोनों आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मान लो इस O से ये जो मेरा R है, ये जो P है, इसकी दूरी में क्या मान लेता हूँ? R मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने? R मान लिया, ठीक है, स्मॉल r है ना। ये दूरी क्या मान ली मैंने? स्मॉल r मान ली। ये आप लोग जानते हो दोनों की प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L। अगर मैं यहां से यहां तक की लंबाई लेता हूं तो कितनी हो जाएगी साथियों? L। ठीक है, अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, मैं इस डायग्राम का क्या करता हूं, सबसे पहले वर्णन करूंगा कि उक्त चित्र में मैंने किसको किसको जो है क्या क्या माना है। ठीक है, हमेशा एक डायग्राम बनाने के बाद जो है फिजिक्स में हमें उसकी व्याख्या करनी है। तो मैं मान लेता हूं मैंने लिखा उक्त चित्र में
माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? ए बी एक मेरा विद्युत द्विध्रुव है ना। क्या क्या दिख रहा है आपको? जिसका केंद्र क्या दिख रहा है आपको? केंद्र ओ है। प्रभावी लंबाई कितनी दिख रही है आपको? इसमें देखो, डायग्राम में देखने का प्रयास करो, पढ़ने का प्रयास करो। लंबाई क्या है? 2L है तथा केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर क्या निकालनी है हमें? बिंदु P पर हमें कौन सी स्थिति है? ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की हमें क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम दो पॉसिबिलिटी में करेंगे। पहले ए के कारण निकालेंगे, फिर बी के कारण निकालेंगे, और फिर दोनों का हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा? परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। या दोनों का देखो, दोनों का योग नहीं करेंगे, दोनों का कैसा योग करेंगे? एल्जेब्रिक योग। एल्जेब्रिक योग का मतलब ये होगा साथियों विथ साइन। अगर मैं इस तरह से साइन से करता हूं तो एक आकर्षण की प्रवृत्ति का, एक प्रतिकर्षण का है। अर्थात एक की वैल्यू मुझे क्या आनी है? प्लस में आनी है, एक की माइनस में आनी है, तो परिणामी निकलेगी। या फिर मैं क्या करूंगा? दोनों की वैल्यू लूंगा और क्या करूंगा? घटा दूंगा। जो भी अंतर आएगा वो मेरी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, नेक्स्ट शुरू करते हैं। बारी बारी से निकालूंगा मैं। देखिए, फर्स्ट निकालेंगे हम, तब बिंदु ए पर रखे हुए प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आर एस के कारण तीव्रता अगर मैं निकालता हूं तो मान लो उसको मैंने लिया, क्या ले लिया? E1। E1 क्या होता है? 1/4πε0 क्यू आवेश हो गया। बीच की दूरी देखो, बीच की दूरी क्या हो जाएगी साथियों? ध्यान से देखना, मैं एक ही बार बताऊंगा। ए से पी की दूरी। अब ए से पी की दूरी क्या है? ओ से ए की दूरी माइनस ओ से ए की दूरी। ओ से पी की दूरी माइनस ओ ए की दूरी। समझ रहे हो ना? मतलब कैपिटल स्मॉल आर में से मैं अगर एल घटा देता हूं तो ये दूरी मेरी स्वाभाविक सी आ जाएगी। तो मैंने क्या लिख दिया? अपॉन AP स्क्वायर। अब क्या है साथियों, चित्र से स्पष्ट है कि AP बराबर क्या हो जाएगा? OP माइनस OP माइनस OA। अब OP मेरा क्या है? स्मॉल r माइनस एल। ठीक है, तो ये कि यही वैल्यू यहां पर पुट करता हूं साथियों, क्योंकि आप इसकी डेफिनेशन से जानते हो तीव्रता बराबर क्या होता है? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने चित्र से हमने स्पष्ट लिख दिया है कि इस तरह से होगा। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना हमारा समीकरण 1। ठीक है, ओके। अब देखो, इसी तरह से मैं समीकरण बी निकालूंगा। समीकरण बी निकालने से पहले एक चीज समझना, यहां पर मेरा मान लेता हूं, यहां पर रखा था मेरा
माइनस क्यू आवेश जो कि बिंदु बी था। ठीक, ये मेरा ओ था, ये था मेरा बिंदु ए जहाँ मेरा प्लस क्यू आवेश रखा था, और ये है बिंदु पी जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये पूरी मेरी दूरी थी आर, है ना, यहाँ से यहाँ तक की, और ये क्या साथियों, एक एल, 2L था, एक एल। तो बी से पी की दूरी क्या हो जाएगी, बी पी बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। ध्यान में हो जाएगा ना। ठीक है, वहां डायग्राम में बताने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिया उसको। तो क्या होगा, इसी प्रकार बिंदु बी के कारण तीव्रता। अब बिंदु बी के कारण मैं तीव्रता निकाल रहा हूं, तो वो आ जाएगा मेरा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मेरा बी से पी का होल स्क्वायर। अब चित्र से आप लोग समझते हो, यही लिख देता हूं, चित्र से स्पष्ट है कि बीपी मेरा क्या आ जाएगा साथियों, बीपी मेरा आएगा ओपी प्लस ओबी। ओपी क्या है मेरा, आर प्लस एल। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर मुझे तीव्रता निकालनी है तो क्यों होगा, क्यों माइनस हो रहा है, ध्यान रखिएगा। वो हो तो प्लस ही रहा है, लेकिन एक प्लस के कारण एक माइनस के कारण है, तो अपने आप घटना है, स्वाभाविक सी बात है। मैंने वहां प्लस माइनस में लिखा नहीं है, तब क्या लिखेंगे हम, अब संपूर्ण द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता किस बिंदु पर, P पर अगर मैं निकालता हूं तो मैंने ले लिया कैपिटल E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ध्यान रखना E1 माइनस E2 क्यों हुआ है, क्योंकि एक में से दूसरे को हम घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों के विजातीय आवेश के कारण है। अब विजातीय आवेश के कारण है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका एल्जेब्रिक अगर करें हम प्लस माइनस साथ में ले तो दोनों अलग अलग है। जो मैं तो जोड़ना चाह रहा हूं लेकिन उनके प्लस माइनस अलग अलग है, तो अपने आप स्वतः ही घट रही है। तो दोनों की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं साथियों, लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं पुट करता हूं तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस सॉरी साथियों माइनस, इसमें इसका कोष्टक लगा दीजिएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इस पूरे डायग्राम में देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q। मैं इन चीज़ों को बाहर पुटअप कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और ये अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इन होल स्क्वायरों को क्या करता हूँ, खोलता हूँ। ठीक है, घटाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू, देखना ये इधर वाला यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, नीचे सेम एज बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऊपर के दोनों कोष्टकों को खोलता हूं, तो क्या हो जाएगा साथियों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू, देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला देखा होगा आपने, a प्लस बी का सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2ab। एक फार्मूला आपने ये भी देखा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ओके, निकालता हूँ साथियों। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर में माइनस का भी अंदर गुना करते जा रहा हूँ, माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2RL, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2RL। देख रहे हो ना कैसे होगा। अब नीचे का मैंने नीचे वाला फार्मूला लिखा था, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों प्लस की वैल्यू है, ये दोनों माइनस की वैल्यू है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, प्लस 2RL, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन 4RL अपॉन में क्या बचा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का 4 का होल स्क्वायर बचा है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है, ओके। चलते हैं साथियों नेक्स्ट। जब मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा रहा था, तो आघूर्ण बराबर क्या होता है, आघूर्ण बराबर P बराबर 2QL। ठीक है, होता है या नहीं, तो हम कैसे लिख देंगे इसे, आघूर्ण के रूप में लिख देंगे अपन, E बराबर लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q अगर अंदर चला गया है तो Q 4L को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू R। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इस 2L में से 2R, इस 4R को मैं क्या लिख सकता हूं, 4L को 2L इंटू 2R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा मेरा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो साथियों ये आपका जो है डेरिवेशंस ही है, लेकिन हम फिर थोड़ा सा इसको शुद्ध रूप में करेंगे, तो ये क्या है, हमारा एक डेरिवेशंस ही है। अगर आपसे इसका मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा, मात्रक होगा न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम जो है इसकी वैल्यू। ठीक है, ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया। लेकिन थोड़ा सा और हम परिष्कृत इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है आर जो है, आर हमारा बहुत बड़ा है लेकिन एल बहुत छोटा है। यदि विद्युत द्विध्रुव बहुत क्या हो, अल्प या छोटा है, तब बहुत अल्प या छोटा है तो सिंपल सी बात है, जो हमारा एल होगा वो बहुत छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। अगर वो छोटा है तो वो छोटा वैल्यू, जैसे 0.2 की अगर मैं घात करता हूं साथियों तो 0.04 आएगा। अगर मैं 0.04 की करता हूं तो 1 2 3 इस तरह से 16 आएगा। बहुत छोटी वैल्यू की घात और छोटी आएगी। ऐसी स्थिति में हम एल को क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं। अब जब हम विलोपित कर रहे हैं तो इसकी विलोपित वैल्यू किस में रखेंगे हम, ये जो है समीकरण 3 हमारी कौन सी है समीकरण, तो क्या कर दिया हमने लिखा समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या आ जाएगा साथियों, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR था, 2PR अपॉन R की घात 2 की घात 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR, और ये हो गया R की घात 4।
अब एक आर से एक घात जाएगी तो कितनी घात बचेगी? 3। क्या बचेगी? घात 3। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो कुछ जगह की समस्या आ गई, मैं यहीं पर करवा देता हूँ। अगर आपसे यहाँ से कोई पूछता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या व्यंजक है, आया है फाइनल, तो हम कहेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r की घात 3 और साथ साथ क्या है? न्यूटन कूलाम। ठीक है, ये जो है फाइनल डेरिवेशंस है। ये डेरिवेशंस ध्यान रखना कहाँ से आया, कैसे आया। मैं एक मरदफ़ा फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से करा था। ठीक है, एक बार फिर फास्ट रिवीजन हो जाए। मेरे हिसाब से डाउट अब नहीं रहना चाहिए साथियों। साथ ही साथ मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लाइक ना करें, शेयर भी नहीं करें, मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करें, लेकिन दोस्तों को ज़रूर बता दें कि यहाँ पर आप फिजिक्स पढ़ सकते हो एकदम झकास तरीके से। ठीक, मैंने सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया है ना, +-Q जो भी ए बी रखा, उससे सेंटर O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालनी थी बिंदु P पर। मैंने पूरा वर्णन इसमें किया है। सबसे पहले मैंने किसका रेफरेंस लिया? A का। A से निकाला तो क्या आया साथियों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP²। चित्र में मैंने देखा कि AP क्या है? OP माइनस OA। OP माइनस OA मतलब R माइनस L। तो इस तरह से मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R-L का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर मैं सेकंड गया तो मैंने सेकंड फिर से B से निकाला तो BP² आया। यहाँ पर केवल यही चेंज हुआ। BP कहाँ से? O से P से O चला, फिर O से B चला तो मैं B पर पहुंच गया। तो OP + OB R+L, इस तरह से फिर इसका होल स्क्वायर है। ये बना मेरा समीकरण 2। अब परिणामी निकालना था तो E1 - E2 हुआ। वो क्यों हुआ मैंने बताया था अभी। ठीक, जब मैंने दोनों को कैंसिल आउट मतलब घटाने का प्रयास किया तो एक जैसी चीजें कॉमन ले ली। 1/R-L का होल स्क्वायर, 1 - R का प्लस R का होल स्क्वायर निकाला। जब इसको फर्दर इन दो फार्मूलों के माध्यम से मैंने सोल्व करने का प्रयास किया तो मेरा क्या फाइनल डेरिवेशन आया? फाइनल डेरिवेशन आया मेरा फिर मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो विद्युत आघूर्ण P बराबर 2QL पड़ा था, वो फिर वैल्यू रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P × 2R R² - L² का होल स्क्वायर आया। फिर मैंने कहा कि यार हो सकता है कि मेरा विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, बीच लंबाई बड़ी हो, P की दूरी बड़ी हो। ऐसी स्थिति में मैंने L को विलोपित किया। जब विलोपित करता हूं तो मेरा फार्मूला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/R³ न्यूटन पर कूलाम आता है। और यही मेरा फाइनल डेरिवेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक डेरिवेशन बताओ तो हम क्या बताएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/R³ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी साथियों। मिलते हैं अगले सेशंस में अगली एनर्जी के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने 4 दोस्तों से शेयर करके एक बार कह देना कि स्टडी विद जीनियस जो फिजिक्स पढ़ा रहा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू साथियों। जय श्री महाकाल।